अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। आपका उर्दू टीचर मोहम्मद शहजाद लेक्चर नंबर 4 में हाज़िर खिदमत है। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे नसरी हिस्से का आखिरी सबक हम पढ़ेंगे और वो सबक है इस सामने आपके सामने नज़र आ रहा है। और आना घर में मुर्गियों का, और आना घर में मुर्गियों का। इस सबक का नाम सुनकर अजीब सा लग रहा होगा कि और आना घर में मुर्गियों का, ये क्या हो सकता है। सबसे पहले हम इस सबक को पढ़ने से पहले मुसन्निफ की तरफ जाएंगे कि इस सबक का मुसन्निफ कौन है। मुसन्निफ का नाम आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी राजस्थान में 1923 में पैदा हुए। अपनी इब्तिदाई तालीम अपने आबाई गांव से ही हासिल की और फिर उसके बाद आला तालीम के लिए आगरा यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, वहाँ से बीए किया। मुश्ताक अहमद यूसुफी की उर्दू अदब के अंदर जो वजह शोहरत है वो है तंज़ मज़ाह। और ऐसा तंज़ और ऐसा मज़ाह बड़ा सुलझा हुआ, बड़े नपे तुले अल्फाज में मज़ाक करते थे। इनकी जितनी भी मज़ामीन हैं उनमें कोई फकड़पन नहीं है, कोई इस तरह की ऐसी बात नहीं है जो कि अखलाक के दायरे से हटकर हो। इनकी अहम तसानीफ में 2-3 किताबों का मैंने जिक्र किया है, सामने लिखी हैं। एक है चराग़ तले, नंबर 2 आबे गम, और नंबर 3 ज़र गुज़श्त भी आप पढ़ सकते हैं। इनका इंतकाल सन 2018 में कराची में हुआ और वहीं पर मदफून है। ये मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने मौजूद है मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का। अब हम चलते हैं सबक की तरफ, और सबक का उन्वान है और आना घर में मुर्गियों का। इस सबक में मुसन्निफ के एक दोस्त हैं, मैं थोड़ा सा पस मंज़र बता देता हूँ। वो एक दफ़ा इनके घर तशरीफ़ लाए और इनसे कहा कि हमारा घर छोटा सा है, उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में हम रहते हैं और दूसरे हिस्से में मुर्गियाँ रहती हैं। हमारे कुछ मेहमान आने वाले हैं, उस वजह से हमें थोड़ा सा तकलीफ का सामना है। अगर हमारी मुर्गियाँ आप अपने घर में रख लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। यूसुफी साहब को ये बात पसंद नहीं आई, मगर दोस्ती का लिहाज था और यूसुफी साहब ने उनकी मुर्गियाँ अपने घर में रख ली। कोई 1.5 साल का अरसा गुजरा
और वो मुर्गियाँ यूसुफी साहब के घर पर रहीं। 1.5 साल के बाद यूसुफी साहब एक दिन तंग आ गए और मुख्तसर अल्फाज में कहते हैं कि आज या तो मैं घर रहूँगा या फिर ये मुर्गियाँ रहेंगी। तो आपको अपनी बीवी कहती है बड़े मासूमाना अंदाज में कि आप इस बारिश में कहाँ जाएंगे। ये नहीं कहा कि चले मुर्गियों को निकाल देते हैं, उनसे कहा कि आप इस बारिश में कहाँ जाएंगे। बहरहाल डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम लोग किताब अपने पास रखेंगे, साथ एक पेंसिल, कोशिश करें लेड पेंसिल हो अपने साथ रखें हाथ में। हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ये रिकमेंडेड बुक है पीटीबी की। इस किताब के मुताबिक यहाँ से हम सबक पढ़ेंगे और ये सफ़ा है 67 इंग्लिश में कहते हैं और वैसे उर्दू में 67 कहते हैं। मुसन्निफ का तारुफ मुश्ताक अहमद यूसुफी मैंने आपको समझा दिया है। मैं साथ साथ रीडिंग करूंगा, आप लोगों ने जो मुश्किल अल्फाज आएंगे उनके अल्फाज मानी भी लिखने हैं। आपकी स्क्रीन पर ये मैंने एक चार्ट भी बनाया है अल्फाज मानी का, जो मुश्किल अल्फाज हैं वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं। मज़ीद मैं सबक के दौरान इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा भी सही। आपने मेरी रीडिंग के साथ साथ चलना है। सबक उन्वान और आना घर में मुर्गियों का। अर्ज किया कुछ भी हो मैं घर में मुर्गियां पालने का रवादार नहीं। रवादार का मतलब होता है बर्दाश्त करने वाला। मुश्ताक अहमद यूसुफी ये कहते हैं कि मुझे घर में मुर्गियां पालने का बिल्कुल शौक नहीं है, मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मैं घर में मुर्गियां पालूं। मेरा रासिख अकीदा है, रासिख अकीदा पक्का यकीन है कि उनका सही मकाम पेट और प्लेट है। ये एक मज़ाहिया बात पहली लाइन के अंदर कि मुर्गियों का असल जो मकाम है या तो वो पेट है या फिर प्लेट है, इसके अलावा मुर्गियां कहीं नहीं रह सकती। और शायद हो सकता है इस रासिख अकीदे में मेरी तरफ से पतीली का और इजाफा कर लीजिए। पतीली, पतीला मतलब देगचा जिसमें हम आमतौर पर सालन बनाते हैं, उसमें पकेगी तो पेट में आएगी और प्लेट में आएगी ना। उन्होंने बात काटी, उन्होंने बात काटी। जे अब वो दोस्त हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के। फिर अर्ज किया और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ कोई मुर्गी उम्र तबी को नहीं पहुंच पाती। उम्र तबी का मतलब होता है पूरी उम्र, यानी कि मुर्गी का जवान हो जाना। क्या हम मुर्गियों के जवान होने से पहले उनको ज़बह करके खा जाते हैं, इसलिए उम्र तबी में वो नहीं पहुंच पाती। ये पूरी उम्र अल्फाज मानी में मैंने लिखा है। आपने खुद देखा होगा कि हमारी ज़ियाफ़तों में मेज़बान के अखलास ईसार का अंदाज़ा मुर्गियों और मेहमानों की तादाद और उनके तनासुब से लगाया जाता है। ज़ियाफ़त कहते हैं दावत को। हम लोगों को दावत देते हैं मुख्तलिफ़ मौक़े में, मुख्तलिफ़ फंक्शंस में, तो उसमें मेहमानों की तादाद और फिर अच्छा खाना, इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कितनी अच्छी और कितनी शान शौकत वाली दावत थी। फरमाया ये सही है कि इंसान रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता, उसे मुर्गे मुसल्लम की भी ख्वाहिश होती है। मुर्गे मुसल्लम सालिम मुर्ग, पूरा मुर्ग, मुर्गा या मुर्ग चिकन आम जुबान में,
आजकल जो ये सिस्टम आप खाते पीते हैं, ब्रायलर चिकन के नाम से कहते हैं, इंग्लिश में नाम चिकन। अगर आपका अकीदा है कि खुदा ने मुर्गी को मैं इंसान के खाने के लिए पैदा किया, तो मुझे इस पर क्या एतराज़ हो सकता है? साहब, मुर्गी तो दरकुनार, मैं तो अंडे को भी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत समझता हूँ। ताज़े खुद खाइए, गंदे हो जाएं तो होटलों और सियासी जलसों के लिए दुगने दामों बेचे। यूँ तो इसमें मेरा मतलब है ताज़ा अंडे में। अब इन्होंने एक बड़ा मज़ाहिया मिसरा लिखा है, हज़ारों खूबियाँ ऐसी कि हर खूबी पे दम निकले। अंडा एक बड़ी कीमती चीज़ है, हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। इसके अंदर काफ़ी विटामिन होते हैं, बड़ी इसकी अफादियत है। और फिर देसी अंडे, अल्लाह हर किसी को नसीब करे। मगर सबसे बड़ी खूबी ये है कि फोड़ से फोहड़ औरत किसी तरह भी पकाए, यकीनन मज़ेदार पकेगा। फोहड़ औरत, जाहिल औरत, कम पढ़ी लिखी औरत, अक्ल शऊर में कम औरत, फोड़ का नाम दिया गया कि हम जिस तरीके से भी अंडा बनाएं, कोई भी अंडा बनाए, तो वो अंडा हमेशा मज़ेदार ही पकता है, अच्छा ही पकता है, खाने को दिल करता है। आमलेट हो, नीम ब्रश हो, ये मैंने इसका लिखा है लफ्ज़, नीम ब्रश होता है आधा पका आधा भुना हुआ, तला हुआ हो, तला हुआ हलवा। इसके बाद उन्होंने एक नहायत पेचीदा और गंजलुक तकरीर की, जिसका महासिल ये था, गंजलुक का मानी मैंने यहाँ पे लिखा होगा शायद, पेचीदा और गंजलुक का मानी उलझी हुई, परेशान, उलझी हुई तकरीर की, जिसका असल मकसद ये था कि आमलेट वगैरह में गाड़ने के लिए गैर मामूली सलीका और सलाहियत दरकार है, जो फ़ी ज़माना मफकूद है। फ़ी ज़माना मौजूदा ज़माने में मफकूद है, कमी है, कम है। इख्तिलाफ की गुंजाइश नज़र ना आई तो मैंने पहलू बचा कर वार किया, ये सब दुरुस्त। अब ये बात किसने की है? इख्तिलाफ की गुंजाइश नज़र ना आई तो मैंने पहलू बचा कर वार किया, ये सब दुरुस्त। लेकिन अगर मुर्गियां खाने पर उतर आए तो एक ही माह में डरबे के डरबे साफ हो जाएंगे। मेरा सवाल ये है, ये जो लाइन लिखी है, इख्तिलाफ की गुंजाइश नज़र ना आई तो मैंने पहलू बचा कर वार किया, ये सब दुरुस्त। लेकिन अगर मुर्गियां खाने पर उतर आए तो एक ही माह में डरबे के डरबे साफ हो जाएंगे। ये बात उनके दोस्त ने, मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग साहब ने की है, जो दूसरा किरदार इसमें शामिल है। दो किरदार हैं, एक किरदार मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब खुद निभा रहे हैं और दूसरा किरदार उनके दोस्त का है, मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग साहब का। यह आगे नाम भी आएगा इसमें। कहने लगे कि नस्ल मिटाए नहीं मिटती, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब कहते हैं, जहाँ तक इस जिन्स का ताल्लुक है 2 और 2 4 नहीं बल्कि 40 होते हैं। यकीन न आए तो खुद हिसाब करके देख लीजिए। फ़र्ज़ कीजिए आप 10 मुर्गियों से मुर्गबानी की इब्तिदा करते हैं। एक आला नस्ल की मुर्गी साल में औसतन 200 से 250 तक अंडे दे सकती है। इसको आप अंडरलाइन करेंगे। एक आला नस्ल की मुर्गी साल में औसतन 200 से 250 तक अंडे दे सकती है। ये आपके मरूजी का हिस्सा भी बन सकता है कि सबक और आना घर में मुर्गियों का के मुताबिक एक मुर्गी साल में, आला नस्ल की मुर्गी एक साल में कितने अंडे दे सकती है, तो 200 से 250। लेकिन आप चूंकि फितरतन कनूती वाक़या हुए हैं, कनूती ये माने लिखा हुआ है, कनूतियत नाउमीद, मायूस होना, कनूती तबीयत का मालिक होना, मायूस तबीयत का मालिक होना, हर वक्त उदास रहना, परेशान रहना। हम उस शख्स को कह सकते हैं कि ये कनूती तबीयत का हामिल इंसान है।
इसलिए ये माने लेते हैं कि आपकी मुर्गी सिर्फ 150 अंडे देगी। अब वो कह रहा है कि मुर्गियों के अंडों के हिसाब लगा रहा है कि एक साल में आला नस्ल की मुर्गी कितने अंडे देती है। चले आप थोड़े से नाउमीद हैं, मायूस हैं, तो आपकी मुर्गी के लिए हम 150 अंडों का हिसाब लगा लेते हैं, 100 अंडे मजीद कम कर देते हैं। मैंने टोका, मगर मेरी कनूतियत का मुर्गी के अंडे देने की सलाहियत से क्या ताल्लुक? बोले भाई आप तो कदम कदम पर उलझते हैं। कनूती से ऐसा शख्स मुराद है जिसका ये अकीदा हो कि अल्लाह ताला ने आंखें रोने के लिए बनाई हैं। खैर इसको जाने दीजिए। मतलब ये है कि इस हिसाब से पहले साल में 1500 अंडे होंगे। कितने अंडे होंगे जी? 1500 अंडे होंगे। और दूसरे साल इन अंडों से जो मुर्गियां निकलेंगी वो 2,25,000 अंडे देंगी। 2,25,000 अंडे। ये टोटल अंडों का वो फिगर बता रहा है, जिनसे तीसरे साल उसी मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3,37,50,000 चूजे निकलेंगे। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। सफा नंबर 68। मगर ये सब खाएंगे क्या? क्या आप ये सारे खा सकते हैं? खत्म हो सकती? मैंने बेसब्री से पूछा। इरशाद हुआ इसकी खूबी यही है कि अपना रिज़्क आप तलाश करता है। अब मुश्ताक अहमद यूसुफ साहब का जो दोस्त है वो ये कहता है कि इनकी खूबी ये है कि आपने कुछ नहीं करना, ये एक ऐसा परिंदा है जो अपना रिज़्क खुद तलाश कर लेता है, हमें इसको कुछ दाना दुनका डालने की जरूरत नहीं है। आप पाल कर तो देखिए, दाना दुनका कीड़े मकोड़े कंकर पंथर चुग के अपना पेट भर लेंगे। पूछा अगर मुर्गियां पालना इस कदर आसान और नफा बख्श है तो आप अपनी मुर्गियां मुझे क्यों देना चाहते हैं? अब ये इन्होंने सवाल उनसे किया। मुश्ताक अहमद यूसुफ साहब ने अपने दोस्त से कहा कि अगर मुर्गियां पालना इतना ही आसान है तो आप अपनी मुर्गियां मुझे क्यों दे रहे हैं? फरमाया ये आपने पहले ही क्यों ना पूछ लिया। ना रद्दो कदा की, रद्दो कदा करना, बहस मुबासा करना। आप जानते हैं कि मेरा मकान पहले ही किस कदर मुख्तसर है। आधे में हम रहते हैं और आधे में मुर्गियां। अब मुश्किल ये आ पड़ी है कि कल कुछ अजीज छुट्टियां गुजारने आ रहे हैं, इसलिए। और दूसरे दिन उनके निसफ मकान में अजीज और हमारे घर में मुर्गियां आ गई। इसलिए इसके बाद इसने छोटे छोटे डॉट्स दिए, या आपको नजर आ रहे होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ इबारत हज़फ कर दी गई है, सारी इबारत इसमें शामिल नहीं है। मगर वो आगे बात को मुख्तसर करते हुए ये कहता है कि उससे अगले दिन निसफ मकान में उनके अजीज आ गए, वहाँ उनके घर और हमारे घर उनकी मुर्गियाँ शिफ्ट हो गई। अब इसको मेरी सादा लोही की ये या खलूस नीयत कि शुरू में मेरा ख्याल था कि इंसान मोहब्बत का भूखा होता है और जानवर इस वास्ते पालता है कि अपने मालिक को पहचाने और उसका हुक्म बजा लाए। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान अपने जानवरों के साथ घर में जो पालतू पेट एनिमल जिनको कहते हैं उनके साथ बड़ा प्यार करता है। और कुछ जानवर बड़े वफादार होते हैं, जैसा किसी ने भी जिक्र किया है, घोड़ा, हाथी, कुत्ता वगैरह वगैरह। ये कहते हैं घोड़ा अपने सवार का आसन और हाथी अपने महावत का आंस पहचानता है। अब घोड़ा अपने सवार का आसन, अलिफ मद आ सीन ज़बर नून सन, आसन का मतलब होता है सवार के बैठने का अंदाज, तरीका। आसन सवार के बैठने का तरीका। घोड़ा फौरन पहचान जाता है कि क्या ये मेरा ही सवार है जो मेरे ऊपर बैठता है, सवारी करता है, या कोई और है। उसको वो पकड़ने से, उसके ऊपर बैठने से घोड़ा ये बात समझ जाता है कि ये वही है या कोई और आदमी है। उसके बाद उसने कहा जी हाथी अपने महावत का आंख पहचानता है। हाथी महावत का मतलब होता है हाथी चलाने वाला,
हाथी को पकड़कर चलने वाला। पुराने ज़मानों में ये एक ख़ास किस्म का एक शोबा होता था। लोगों ने हाथी रखे हुए थे और वो सवारी के लिए बाकायदा इस्तेमाल करते थे और किराया वगैरह वसूल किया करते थे। तो इसको कहते हैं महावत, हाथी चलाने वाला। आंस, हाथी को हाँकने का आला। आंस एक आला से मुराद एक छड़ी या बैत नुमा कोई चीज हो सकती है जिसके साथ हाथी को हाँकते हैं। हाँकने से मुराद हाथी को तेज चलने के लिए उसको ऐसे हिट करते हैं, मारते हैं। जैसे गधा रेड़ा जब जा रहा हो, आप लोग देखते हैं, अक्सर देखा होगा, तो रेड़े पर बैठा उसका जो राइडर होता है, चलाने वाला, उसको बड़ी ज़ोर से स्टिक डंडा मार रहा होता है कि ये तेज़ भागे। इसी तरीके से एक आला होता है जो हाथी को तेज़ चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुत्ता अपने मालिक को देखते ही दम हिलाने लगता है जिससे मालिक को रूहानी खुशी होती है। सांप भी सपेरे से हिल जाता है। हिल जाना, ट्रेन हो जाना इंग्लिश में। लेकिन मुर्गियाँ, मैंने आज तक कोई मुर्गी ऐसी नहीं देखी जो किसी और को पहचाने और जिसको अपने पराये की तमीज़ हो। ये बिल्कुल बात इसने ठीक लिखी है। दो चीज़ें जो मेरा भी एक तजर्बा रहा है, मुर्गी और बिल्ली, इनको जितना इनके साथ प्यार किया जाए, इनको दाना दूंगा डाला जाए, इनके साथ हमदर्दी से रहा जाए, ये कभी भी अपने मालिक को नहीं पहचानती। इनका ताल्लुक सिर्फ खुराक से होता है, जहाँ से खुराक मिली खा लिया और कुछ नहीं। कहता है महीनों इनकी निगहदाश्त और संभाल कीजिए। निगहदाश्त इनकी हिफाजत करना, इनको पालना। बरसों हथेलियों पर चुगाइए, लेकिन क्या मजाल कि आपसे ज़रा भी मानूस हो जाएं। मानूस, आदी हो जाना, पसंद करना। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं ये उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि मेरे दहलीज पर कदम रखते ही मुर्ग सर्कस के तोते की माने तोप चलाकर सलामी देंगे या चूजे मेरे पाँव में वफादार कुत्ते की तरह लौटेंगे और मुर्गियाँ अपने अपने अंडे सुपरदम बतु माया हवेश रा। ये फारसी का एक मुहावरा है। इसका मतलब है मैं अपनी दौलत आपके सुपर्द करता हूँ। अब मुर्गियाँ जो हैं वो अंडे देकर ये कहती चलें कि हम अपने अंडे आपके सुपर्द करती हैं, आप जाने और अंडे जाने। ऐसा कहते हैं, मैं नहीं समझता कि ऐसा भी हो। कहती मुझे सौंप कर उल्टे कदमों वापस चली जाएंगी, ताहम पालतू जानवर से खा वो शरण हलाल ही क्यों ना हो, ये तवक्को नहीं की जाती कि वो हर चमकती हुई चीज को छुरी समझकर बिदकने लगे। बिदकना, डरना, खौफ खाना। और महीनों की परवरिश व पर्दाख्त के बावजूद महज अपने जिबली तासुब की बिना पर हर मुसलमान को अपने खून का प्यासा तस्वुर करे। जिबली तासुब, फितरी दुश्मनी, जिबिल्लत से जिबली तासुब, दुश्मनी रखना, बैर रखना। वैर हम पंजाबी में कहते हैं, असल लफ्ज़ बैर है, बैर कमाना, बैर रखना। वैर नहीं होता, बे से होता है। अगला पैराग्राफ एक आम खुशफहमी जिसमें तालीम याफ्ता साहब बिलअमूम और उर्दू शोरा बिलखसूस अरसे से मुब्तला हैं। यह है कि मुल्क सिर्फ सुबह आज़ान देते हैं। 18 महीने अपनी आदात व खसाइल का बगौर मुताला करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि या तो मैं जानबूझकर ऐन उस वक्त सोता हूँ जो कुदरत ने मुल्क के आज़ान देने के लिए मुकर्रर किया है, या ये अद बिदा कर खामखा उस वक्त आज़ान देता है जब खुदा के गुनहगार बंदे ख्वाब गफलत में पड़े हों। बासूरत हमारे महबूब तरीन औकात इतवार की सुबह और सहपैर हैं। आज भी छोटे कस्बों में कसरत से ऐसे खुश अकीदा हजरात मिल जाएंगे जिनका ईमान है कि मुर्ग बांग न दे तो पो नहीं फुटती। पो नहीं फुटती का मतलब सुबह ना होना,
पोह का मतलब होता है सुबह की रोशनी, जो सुबह तुलुए आफ्ताब के वक़्त नजर आती है। अंधेरा गायब हो रहा होता है, रोशनी फैल रही होती है, तो उसको कहते हैं पोह फुटना। लिहाजा किफ़ायत शुआर लोग अलार्म वाली टाइम पीस खरीदने की बजाय मुर्ग पाल लेते हैं। किफ़ायत शुआर से मुराद होता है कम खर्च करने वाले लोग। वो बजाय इसके कि कोई अलार्म को टाइम पीस ऐसी कोई चीज़ ले लें, वो घर में मुर्गियाँ पाल लेते हैं ताकि सुबह सवेरे जागने में उनको आसानी हो, ताकि हमसायों को सैरखेजी की आदत रहे। सैरखेजी का मतलब होता है सुबह सवेरे सवेरे उठना। जाहिर सी बात है, हमने अगर मुर्ग रखे हैं, जब भी मुर्गा अजान देगा तो साथ वाले लोग भी सुनेंगे, वो भी सवेरे सवेरे उठ जाया करेंगे। बहरहाल खैर, आगे चलते हैं। बाज़ों के गले में कुदरत ने वो सहर व जलाल अता किया है। अच्छा, ये मुर्गे की जो अजान है, ये इसकी जो आवाज़ है, ये बहुत दूर तक जाती है। इसमें भी ये बात लिखी गई है, वैसे भी मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि मुर्ग की आवाज़ अपनी जिसामत से 100 गुना ज़्यादा होती है। कितने गुना? 100 गुना ज़्यादा होती है। ये कहता है कि नींद के माते तो एक तरफ रहे, नींद के माते बेहोश सोना, नींद में मदहोश सोना, यानी कि इतनी गहरी नींद सोना कि कुछ भी आपके पास हो आपको समझ ना आए, आवाज़ समझ ना आए। उनकी बांग सुनकर एक दफ़ा तो मुर्दा भी कफन फाड़ के अकड़ू बैठ जाए। कहते हैं कि हम तो चलो मदहोश सोते हैं, ये तो एक अलग सी बात है कि सोना। मुर्ग की इतनी ऊंची आवाज़ होती है कि अगर किसी मुर्दे को ये पता चल जाए, वो भी सुन ले, तो वो भी एक दफ़ा उठकर बैठ जाए। अकड़ू बैठ जाना, उठकर बैठ जाना। आपने कभी गौर किया है कि दूसरे जानवरों के मुकाबले में मुर्ग की आवाज़ उसकी जिसामत के लिहाज से कम 100 गुना ज़्यादा होती है। ये पहले मैं बात कर चुका हूँ। सफ़ा नंबर 69 पे चलते हैं। मेरे ख्याल है कि अगर घोड़े की आवाज़ भी इसी तनासुब से बनाई गई होती तो तारीखी जंगों में तोप चलाने की ज़रूरत पेश ना आती। अब यहाँ ये सवाल किया जा सकता है कि आखिर मुर्ग आज़ान क्यों देता है। हम परिंदों की नफ्सियात के माहिर नहीं, अलबत्ता मोतबर बुजुर्गों से, बड़े बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि सुबह दम चिड़ियों का चहचहाना और मुर्ग की आज़ान दरअसल इबादत है। लिहाजा जब मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग ने हमसे पूछा कि मुर्ग आज़ान क्यों देता है, तो हमने सीधे स्वभाव यही जवाब दिया कि अपने रब की हमदो सना करता है, अपने रब की तारीफ करता है, मदा करता है। कहने लगे, साहब अगर ये जानवर वाकई इतना इबादत गुजार है तो लोग इसे इतने शौक से क्यों खाते हैं? तो फिर खाना भी नहीं चाहिए, इसका एहतराम करना चाहिए कि ये बहुत इबादत गुजार है। हम तो बड़े गुनहगार लोग हैं, अल्लाह सबको हिदायत दे। अगले पैराग्राफ में लिखता है, एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। ये बड़ी मजे की बात, जरा सुनिएगा। थका मांदा बारिश में शराबूर घर पहुंचा तो देखा कि 3 मुर्गे मेरे पलंग पर हैं। सफेद चादर पर जा बजा पंजों के ताजा निशान थे। अलबत्ता मेरी कबल वक्त वापसी के सबब जहां जहां जगह खाली रह गई वहां सफेद धब्बे नहायत बदनुमा मालूम हो रहे थे। मैंने जरा दरश्ती से सवाल किया। दरश्ती का मतलब होता है सख्त लहजा। दरश्ती, सख्त लहजा, बात समझ आ रही है? शुक्रिया। आखिर ये गला फाड़ फाड़ के क्यों चीख रहे हैं? बोली, आप तो खामखा एलर्जिक हो गए हैं, परेशान हो गए। ये बेचारे चोंच भी खोले तो आप समझते हैं कि मुझे चिढ़ा रहे हैं। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। दिल ने कहा, बस बहुत हो चुका, आओ आज 2 टोक फैसला हो जाए। इस घर में अब या तो ये रहेंगे या मैंने बेफर कर कहा। उनकी आंखों में सचमुच आंसू भर आए।
बड़ी मजे की बात। कहता है उनकी आंखों में सचमुच आंसू भर आए, हिरासा होकर कहने लगी, मींह बरसते में आप कहाँ जाएंगे। इस जिन्स के बारे में एक मायूस कुन इंकशाफ ये भी हुआ कि हाँ आप मोती चुगाएं, खास सोने का निवाला खिलाएं, मगर इसको कीड़े मकोड़े, झींगर, भंगे, ये बरसात के मौसम में एक छोटा सा कीड़ा होता है, बाज़ औक़ात आपको दिखाई दे भी देता होगा, उसको भंगे कहते हैं। चिमटे और कैचुए खाने से बाज नहीं रख सकते। इसने ये फितरी एक अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि जब भी ये मुर्ग बाहर जाएगा खेतों में तो ये अपने पेट भरने के लिए कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे कीड़े मकोड़े पतंगे वगैरह ज़रूर खाएगा। और मैं ये बावर करने के लिए तैयार नहीं कि इसका असर व नफूज अंडे में ना हो। फिर मोबिसा के एक अफसाने का हीरो अगर ये दावा करे कि वो जर्दी की बू से ये बता सकता है कि मुर्गी ने क्या खाया था, तो अचंभे की बात नहीं, अचंभे की बात, हैरानी की बात ये नहीं है, क्योंकि खुद हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लायक क्याफा शनास से मुराद होता है अंदाजा लगाने वाले, पेशनगोई करने वाले। क्याफा शनास दाल रोटी पर जी रहे हैं, जो जरा सी बोटी चख के बकरे के चारे का मुफस्सिल हाल बता सकते हैं। आपने सुना होगा कि खुली और भूसा की खासियत और चौपाइयों की खसलत के पेश नज़र, चौपाई जानवर चार पाँव वाले, खसलत आदत के पेश नज़र बाज़ नफासत पसंद वालियाने रियासत के रहने वाले इस बात का बड़ा ख्याल रखते थे कि जिन भैंसों के दूध की बालाई उनके दस्तरखान पर आए उनको सुबह शाम बादाम और पिस्ते खिलाए जाएं, ताकि उसका असल जायका और महक बदल जाए। इससे जाहिर होता है कि उस जमाने में उम्दा दूध की खूबी ये थी कि उसे पीकर कोई ये ना कह सके कि ये दूध है। आखिरी पैराग्राफ एक और संगीन गलतफहमी जिसमें हवास अवाम मुब्तला है और जिसका अजाला मैं रफ़ाए आम के लिए नहायत ज़रूरी ख्याल करता हूँ, ये है कि मुर्गियाँ डरबे और टापे में रहती हैं। मुर्गियाँ डरबे और टापे में रहती हैं। मेरे 1.5 साल के मुख्तसर मगर भरपूर तजर्बे का निचोड़ ये है कि मुर्गियाँ डरबे के सिवा हर जगह नजर आती हैं और जहाँ नजर ना आए वहाँ अपने विरदो नजूल का नाकाबिल तरदीद सबूत छोड़ जाती हैं। यानी कि अगर हमें किसी जगह मुर्गी नजर नहीं आती तो वहाँ पे उन्होंने कोई ना कोई अपना निशान, कोई ना कोई अपनी अलामत ज़रूर छोड़ दी होगी जो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर भी मुर्गी रही है। ये लिखता है जी कि उन आँखों ने इन आँखों ने बारहा गुसलखाने से अंडे और किताबों की अलमारी से जीते जागते चूजे निकलते देखे कि गुसलखाने में भी उन्होंने अंडे दिए, अलमारियों में, किताबों की अलमारियों में जीते जाते चूजे मैंने निकलते देखे। लिहाफ से कुड़क मुर्गी और डरबे से शेर की प्याली बरामद होना। कहता है कि लिहाफ से कड़क मुर्गी ऐसी मुर्गी जो बच्चे देने के लिए तैयार हो। हम लोग देहाती लोग उसके नीचे अंडे रखते हैं, ऊपर बैठ जाती है, कोई 23-24 दिनों का ये वक्फा होता है, उसके बाद अंडों से ऑटोमेटिकली बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों ने भी ऐसा ये मामला देखा होगा। और कहता है कि लिहाफ से रज़ाइयों पर बैठ जाती हैं। तो ये बरामद होना रोज़मर्रा का मामूल हो गया। और यूं भी हुआ, कहते हैं मेरे घर में कभी कभार ऐसा भी वक्त आया, मौका मिला कि टेलीफोन की घंटी बजी और मैंने लपक कर रिसीवर उठाया, दौड़कर जल्दी से रिसीवर उठाया, मगर मेरे हेलो कहने से बेशतर ही मुर्ग ने मेरी टांगों के दरमियान खड़े होकर
अजान दे दी। अभी मैंने हेलो कहा नहीं है तो मुर्गे की अजान सुनाई दे दी। आप आगे देखें, और जिन साहब ने अज़राए तलत्तुफ का मानी होता है मेहरबानी करके, मेहरबानी से मुझे याद फरमाया था, उन्होंने सॉरी रॉन्ग नंबर कहकर झट फोन बंद कर दिया कि शायद मैंने गलत नंबर मिला दिया है, क्योंकि अगला बंदा ये यकीन नहीं कर रहा था कि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने घर में मुर्गियां या मुर्गे पाल रखे हैं। किस्सा मुख्तसर, चांदी महीनों में इस तायर लाहूती ने घर का वो नक्शा कर दिया कि उसे देखकर वही शेर पढ़ने को जी चाहता था जो कदरे मुख्तलिफ हालात में हुस्ना परी ने हातिम ताई को सुनाया था। हुस्ना परी एक औरत, एक लौंडी का नाम था, हातिम ताई को सुनाया, और वो शेर ये था, ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, पर अब घर ये तेरा है मेरा नहीं। अब घर अच्छा खासा पोल्ट्री फार्म, मुर्गी खाना मालूम होता था। फर्क सिर्फ इतना था कि पोल्ट्री फार्म में आमतौर से इतने आदमियों के रहने की इजाज़त नहीं होती। जो हजरात आलाम दुनीवी से आजिज़ व परेशान रहते हों, उनको मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि मुर्गियां पाल लें, फिर उसके बाद पर्दे गैब से कुछ ऐसे नए मसाइल और फितने खुद ब खुद खड़े होंगे कि उन्हें अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी जन्नत का नमूना मालूम होगी। इसका माहिर है चराग तले, ये बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है माहिर, और हमने ये किताब जहाँ पे भी लिखी है चराग तले, ये इस किताब से सबक लिया गया। ये था मुख्तसर तरीन सबक और तंज़ो मज़ाब पर मुश्तमिल सबक। एक उन्होंने मुआशरती मौजू पर एक बात उन्होंने की है, अक्कासी की है, एक ऐसे परिंदे की उन्होंने यहाँ पे बात लिखी कि जो कि जितना मर्जी उसको आप खिला पिला लें, उसकी हिफाजत कर लें, निगहदाश्त कर लें, उसको अच्छा दाना दूंका दे दें, मगर कभी भी वो आपका वफादार नहीं हो सकता। तो आज का ये सबक हम वाइंड अप करते हैं। क्लास इसमें से दो चीज़ें याद रखनी हैं इम्तिहानी नुक्ते निगाह से, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक, बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक इसमें से दो सवाल, अहम तरीन सवाल आते हैं। एक सवाल नंबर 4 पेपर, बोर्ड पेपर के मुताबिक सबक का खुलासा वो लिखना होता है, वो 10 नंबर पर मुश्तमिल होता है। और सवाल नंबर 3 इक्तिबास की तशरीह और हवाले मतन सयाक़ सबाक़ के हवाले के साथ, ये 15 नंबर पर मुश्तमिल सवाल होता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ लेक्चर नंबर 5 के अंदर मैं इस सवाल नंबर 3 के बारे में आपसे मुखातिब हूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।